हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। आज है 20 मई 2020 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए, यहाँ पे हम हैंड रिटन की मदद से, जो लोग पहले से यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा किस तरीके से हम यहाँ पे हैंड रिटन की नोट्स की मदद से हम अपने द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। साथ में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट निकाल के आंसर राइटिंग में हम पुटअप कर सकते हैं, तो उसको हम अलग से लिखते हैं। जो उसके पॉइंट्स को हम अलग एक क्राइटेरिया बना के उसको डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग को डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का फ़ायदा उठाना है तो आपको रेगुलरली इसको फॉलो करना होगा, और साथ में रेगुलरली फॉलो करने के साथ साथ इससे आपको पार्टिसिपेशन करना होगा। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर्स देने होंगे, और साथ में आपको नोट्स तैयार करने होंगे अपने। अगर आप पीडीएफ या पीपीटी चाहते हैं किसी भी इन सारी चीज़ों की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप यू हैव टू यूज @स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली आप सर्च करिए टेलीग्राम में, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट ज्वाइन हो जाइए फटाफट ग्रुप में, और इस लेक्चर को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए पहले तो। उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री इशू अ न्यू गाइडलाइंस फॉर वर्क प्लेस। देखिए, यहाँ पे पहला आर्टिकल निकल के आया है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं, तो उन सभी आर्टिकल को एक्सट्रैक्ट करके जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। हेल्थ और मिनिस्ट्री इशू अ न्यू गाइडलाइंस। हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया, एक न्यू गाइडलाइंस इशू की है वर्क प्लेसेस के लिए, किस तरीके से वर्क प्लेस को रखना चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी नीचे जा रही है और नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। डेथ के केसेस बढ़ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और नंबर ऑफ जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रीवियस डे की अगर मैं बात करता हूँ तो 5,618 केसेस जो हैं यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़े हुए हैं। तो ये इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, 6,000 अब बस पकड़ने वाला है, थोड़े टाइम में हो सकता है 6,000 पकड़ ले। तो हमें आज भी ज़रूरत है कि हम बहुत सावधानी से रहें, अपने सारे काम जो है सावधानी से करें, हेल्थ मेजर्स का ध्यान रखें, सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें। देखिए, सबको यहाँ पे ऐसा नहीं कि लॉकडाउन 4 भी लग चुका है, यहाँ पे लॉकडाउन 4 लग चुका है लेकिन बहुत सारी रियायत दे चुकी है। तो हमें भी यहाँ पे समझना होगा कि अगर ये कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ना हो कि हमारा हाल भी वो इटली और यूएस की जैसे हो जाए, जहाँ पे बिल्कुल एक महामारी कंडीशन फैल गई थी कि चारों तरफ लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और कोई किसी की बात नहीं सुन पा रहा था। तो वैसी कंडीशन ना क्रिएट हो, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, तो आप जितने लोगों तक ये सारी चीज़ें फैला सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, उनको तक पहुंचाएं, उनको ये सारी चीज़ें बताएं। चलिए हम आगे चलते हैं, हमारे लेक्चर की और मूव करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ कोई खास आर्टिकल्स नहीं है, यहाँ पे बस पॉलिटिकल्स न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। हम देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एडिटोरियल सेक्शन के अंदर यहाँ पे ये जो पहला आर्टिकल, ये कोई भी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग शेड्यूल्स एथलीट्स वगैरह के यहाँ पे बताया गया है, तो ये हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड जो आर्टिकल है वो है द चेंजिंग नेचर ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, यहीं पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, द चेंजिंग नेचर ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी, चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो किस तरीके से चेंज हो रही है वो यहाँ पे बताया गया है। पहले यहाँ पे बताया गया रहा था कि इस देखिए, यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। जब भी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आर्टिकल एडिटोरियल की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। याद कर लीजिए, आप उसके नोट्स बना लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एडिटोरियल के अंदर कुछ ऐसे व्यू पॉइंट दे दिए जाते हैं, आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्होंने रखे हैं कि यार ये व्यूज़ कितने अच्छा इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कभी कभी आप व्यूज़ को एक नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी बातें करते रहते हैं, और जैसे इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे दो प्रेसिडेंट के बीच की बात की जा रही है कि पहले ऐसी पॉलिसी थी, अब इस तरीके से पॉलिसी है। हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसमें से कुछ पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट किया है। वो कौन से पॉइंट्स हैं? वो जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या कहा था। यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा, स्पीक सॉफ्टली
सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक यू विल गो फार। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट होती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है। अब ये स्टेटमेंट कह सकते हैं या कोटेशन कह सकते हैं आप। तो आपको मैं ये देखिए, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट आप अपने आंसर राइटिंग में, अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, और साथ ही आप चाहें तो इसको अपने ऐसे वगैरह के आंसर राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हैं कि स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक यू विल गो फार। बहुत अच्छी स्टेटमेंट, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी शानदार बात इन्होंने कही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हिज नेम वाज जू इनलिन। तो ये पिक्चर में है जो चाइनीज़ है, तो इन्होंने एक्चुअली ये चीज़ को फॉलो किया है। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी, बोली थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये इनके जो स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट को याद रखना है। यहाँ पे बताया जा रहा था कि चाइना जो था पहले गन्स वगैरह लेके डायरेक्टली लड़ने पहुंच जाता था, आउट ऑफ बैरल ऑफ अ गन, यहाँ पे मतलब तरीके से। तो अब जो पॉलिसीज निकल के आ रही, वो परसुएडेंस और कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी निकल के आ रही कि आप ये दोनों चीज़ें कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ भी जहाँ पे उसको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। जहाँ पे लग जाने चाहिए परसुएंस कर रहा है, वहाँ पे परसुएंस कर रहा है। तो इस तरीके से पॉलिसी जो है चाइना अडॉप्ट कर रहा है। तो आपको एक बार देख लिए, झलक देख लिया है, जो स्टेटमेंट आपको बोला है, आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और कोटेशन है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। देखिए सेकंड नंबर में यहाँ पे पाकिस्तान का निकल के आया, पाकिस्तान एज बॉट टेरर प्रेटर एंड विक्टिम। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आर्टिकल्स है हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बस एक आध पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो टेररिज्म एक्टिविटी जो पाकिस्तान जिस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, तो उसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों को नुकसान हो रहा है, इंडिया बस को नुकसान हो रहा है, बल्कि उसका नुकसान उसे खुद को हो रहा है। कि एक जब अगर कोई भी चीज़, अगर आप जैसे अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और आईएएस का फोकस कर रहे हैं आप, और आईएएस आईपीएस जो भी एग्जाम को आप फोकस कर रहे हैं, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससीएस, यूपीपीएससी, किसी भी एग्जाम को आप फोकस कर रहे हो, तो अगर आप उससे डाइवर्ट होंगे किसी दूसरी जगह पे, अगर आप काम करेंगे या उस तरीके से करेंगे, तो क्या होगा, एक डाइवर्जन देखने को मिलेगा। जब डाइवर्जन देखने को मिलेगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी उसमें कमी आएगी। तो एक तरीके से यही सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है कि टेररिस्ट एक्टिविटी पे ये बढ़ावा देता है। तो इसकी वजह से क्या है, हो जाता है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं दे पा रहा है, वो इकोनॉमी में नीचे जा रहा है, और भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाता है पाकिस्तान, वहाँ पे डाउन हो रहा है। सेकंड बात यहाँ पे दो जो मैंने बोलते दो पॉइंट आपको याद रखने। तो सेकंड बात ये है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और या फिर और कंट्रीज को नुकसान होता है, बल्कि इनको भी खुद नुकसान होता है पाकिस्तान को। कभी कभी देखने को मिलता है टेररिस्ट एक्टिविटी जो है इनके यहाँ खुद हो जाती है, तो पाकिस्तान में खुद एक टेररिस्ट एक्टिविटी होने लगती है। तो ये चीज़ देखने को वहाँ पे उनके इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, और उनके जो ह्यूमन और जो लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसको देखने को मिलेगी, खुद वो विक्टिम बन के रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। अब देखिए यूनिटी ऑफ पावर की यहाँ पे बात की गई है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर, तो ये एक तरीके का बहुत अच्छा आर्टिकल है, बट फिर भी एक फिर से हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, एक पावर शेयरिंग का एक डेफिनेशन जो यहाँ पे एक बताई गई है, बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। कि जैसे जो मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे तो इन्होंने 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया हुआ एक तरीके से। जो वहाँ के ऑपोजिशन पार्टी के जो वहाँ पे जो थे लीडर थे, तो उनके साथ एक तरीके से यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है कि ये 3 साल तक प्राइम मिनिस्टर ये रहेंगे, इसके बाद फिर वो बन जाएंगे। यहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, साथ में पावर शेयर की गई है कि जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे जाने वाले को। और जो ब्लू पार्टी के बेनी गैंट थे, तो जो लीडर हैं, लीडर का नाम आपको याद रखना, याद तो नहीं रखना है, आप याद मत रखिए इन सारी नाम को, पर हाँ एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप इस तरीके की चीज़ों को क्या है एथिक्स वगैरह में और इन सारी चीज़ों में मेंशन कर सकते हैं। वहाँ की सेंट्रिक ब्लू एंड वाइट पार्टी का बेनी गैंट थे। तो ये क्या हो गया, इन लोगों ने क्या कर रहा है
कि ये संभाल रहे हैं डिफेंस वाला सिस्टम। डिफेंस जो हमारा होता है ना, जैसे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तो ये डिफेंस वाला जो मिनिस्ट्री है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं अपोजिशन पार्टी के। और जो बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पे संभाल रहे हैं 3 साल तक के लिए। ये 3 साल के लिए एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है 2021 तक के लिए। तो इस तरीके से चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं, किस तरीके से दो अपोजिशन पार्टी साथ में आके और एक साथ यहाँ पे काम कर रही है। क्योंकि इंडिया में इस तरह की चीज़ें देखना मुश्किल है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ में कभी आके काम करे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है जो कि आप देख सकते हैं। कोalition गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की गई है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे हैंड रिटन नोट्स की सहायता से। मैं आपको बैकग्राउंड से समझाने की कोशिश करूंगा। फ्लॉड स्टिमुलस इज अ जस्टिस डिनाइड। यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से आपका जो फ्लॉड यहाँ पे एक तरीके से किया गया है आपके साथ, कि जो ये स्टिमुलस पैकेज जो दिया गया है वो इतना कारगर नहीं है। अब इसके जो पॉइंट्स हैं, मैं इनके पॉइंट्स से भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे सहमत हूँ। इन्होंने इसमें ये बताया कि आप ये बताइए, आरबीआई तो पहले ही पॉलिसीज ले रहा था। अब सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसा सोचिए कि आरबीआई पहले से पॉलिसीज ले रहा था, अपनी पॉलिसीज को जो है थोड़ा सा ढीला कर रहा था, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट वगैरह पहले से कम कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया है, जो स्टिमुलस पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ रुपीस का, उसके अंदर आरबीआई की चीज़ों इंक्लूड कर दिया है, पहला पॉइंट जो कि पहले चल रहा था। तो इन्होंने एक तरीके से क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेटा का हेर फेर किया है, यहाँ से वहाँ किया है, और वहाँ पे दिखाया कि यार हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं, जो एक्चुअल में इस चीज़ से अवेयर नहीं है इतना ज़्यादा, तो उन्हें लगता है कि यार आरबीआई मतलब बहुत ज़्यादा पैकेज निकला, 20 लाख करोड़ को निकला। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, एमएसएमई सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो एमएसएमई सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे ने दिया कि इतने लाख करोड़ रुपए का इन्होंने लोन दे दिया कि आप लोन ले सकते हैं कम ब्याज दरों पे। और सेकेंडली क्या दे दिया कि आप बिना यहाँ पे बिना कुछ गिरवी रखे, बिना कुछ इस तरीके से चीज़ों को रखे, आप यहाँ पे बिना गारंटी के यहाँ पे लोन ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है, आपने ये चीज़ कर दी, लेकिन अल्टीमेटली उनको लोन वापस भी तो करना होगा, उनको कुछ इंटरेस्ट रेट दे के ही उस लोन को वापस भी तो करना होगा। मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में डायरेक्टली पैसा दे दिया गया है, डायरेक्टली किसी के हाथ में पैसा नहीं दिया गया है, इस बात को आपको समझना है। जो बहुत लोगों को ये जो प्रॉब्लम जा रही है, उनको लग रहा है कि डायरेक्टली उनके हाथ में पैसा दे दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा डायरेक्टली नहीं दिया गया है, बैंकिंग के थ्रू लोन के माध्यम से इस तरीके से पैसा वहाँ पे दिया जा रहा है, मनी दी जा रही है। तो एक तरीके से किस टाइप के स्टिमुलस पैकेज है, यहाँ पे चीज समझ में नहीं आ रही है, अजीब तरीके से यहाँ पे डेटा का हेर फेर किया गया है। तो यही सारी चीज इस आर्टिकल के अंदर है। अब हम थोड़ा सा स्टिमुलस पैकेज के अंदर क्या क्या कहाँ कहाँ दिया गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इकोनॉमिक जो स्टिमुलस पैकेज है, तो यहाँ पे 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया गया है, जो कि बताया जा रहा है 10% ऑफ जीडीपी है। तो यहाँ पे आरबीआई को इंक्लूड कर दिया गया, जो कि पहले ही इस तरीके से पॉलिसी लेके आ रही थी। सेकंड नंबर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कि पहले योजना चल चुकी थी, उस योजना को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। देखिए, आप सोचिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो ये योजना चल रही थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। लोगों को लगता है ये अलग से, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो पैसे दिए जा रहे थे, जो भी चीजें इसके अंदर की जा रही थी, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर ली, वही 20 लाख करोड़ के इसके अंदर आती है। गवर्नमेंट का हम देखते हैं यहाँ पे जिस तरीके से अगर इकोनॉमी को वो मैनेज करती है, तो यहाँ पे एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक फिजिकल पॉलिसी होता है। आप सभी लोग जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होता है और फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बैलेंस करता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है जनरली, और फिजिकल पॉलिसी जो है मेनली गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? आरबीआई के द्वारा। अब आरबीआई क्या करती है? रेपो रेट को कम करती है। अब इसने तो पहले ही रेपो रेट को कम कर दिया था, सीआरआर को कम करती है, 4 से 3% कम कर दिया, यहाँ पे 4.4% रेपो रेट को रख दिया, और रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया। ठीक है, ओएम जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय करना, सेल करना, ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आ जाती हैं। क्लियर हो गया आपको? फिजिकल पॉलिसी अगर मैं बात करता हूं, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा यहाँ पे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूंगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। बहुत अच्छी बात है, आप अपने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए जिससे लोगों के पास पैसा आए। अब वो क्या करेगी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पैसा लगाएगी, जो कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर में है, ये आपको याद रखना है। टैक्स रेट्स को कम करेगी, बहुत अच्छी बात है, कम करिए। सब्सिडीज फॉर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट देगी, जो इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं उसमें सब्सिडीज देगी। ये थोड़े अच्छे पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं।
अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की मैं बात कर रहा था, जो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये कितने टाइप्स की होती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देख लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स और टूल्स दो यहाँ पे आपको याद रखना है, टाइप्स क्या है और टूल्स क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसे हम कहते हैं हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, और एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसे हम कहते हैं चीप मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए आरबीआई क्या करता है, जब भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो वो क्या अपनाता है, हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी। वो मॉनेटरी पॉलिसी को हार्ड कर देता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी कर देता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और जब भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अपनाता है, मतलब चीप कर देता है मॉनेटरी पॉलिसी को, दैट मींस इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। टूल्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे दो टाइप्स के टूल होते हैं। यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव टूल्स होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और अल्टरनेटिव टूल्स। दोनों टूल्स को हम डिटेल में देखते हैं अभी। देखिए क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे LAF, दैट मीन्स लिक्विडिटी असेसमेंट फैसिलिटी। इसके अंदर जो जो पॉइंट्स आते हैं उसको आपको याद रखना है। अगर जो फॉलो रेगुलरली कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों को डिस्कस करके आ रहे हैं। तो जैसे रेपो रेट हो गया, आपको समझना है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसका जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। जब भी आरबीआई बैंक को पैसा देती है तो जो इंटरेस्ट रेट में, जिस इंटरेस्ट रेट में वो बैंकों को पैसा देती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। अगर आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट में बैंकों को कम पैसा देगी तो बैंक भी क्या करेंगे, कम इंटरेस्ट में लोगों को लोन दे पाएंगे। उससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले पाएंगे और इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज करेगा। लिक्विडिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। क्लियर हो गया। जब इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, लिक्विडिटी की क्राइसिस, मतलब एक लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वहाँ पे रिवर्स रेपो रेट अपनाती है और यहाँ पे बैंकों से पैसा ले लेती है। क्लियर हो गया पॉइंट। VAR क्या होता है, वेरिएबल रिवर्स रेशियो। ये इसका मतलब ये होता है वेरिएबल रिजर्व रेशियो का, कि इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं, CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में बैंकों को पैसा रखना होता है कुछ परसेंट, समथिंग 4% और 3%। जो अभी 4% था तो 4 से 3% कर दिया गया। तो इतना पैसा आरबीआई को कैश, मतलब आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में बैंकों को रखना होता है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब SLR क्या होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। ये बैंकों को खुद के पास रखना होता है कुछ परसेंट ऑफ मनी, और किस फॉर्म में, लिक्विडिटी के फॉर्म में। अब लिक्विडिटी फॉर्म क्या होता है, या तो वो कैश हो सकता है, या वो गोल्ड हो सकता है, या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकता है, वो इस तरीके की कोई भी चीज हो सकती है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है बैंक रेट, ये भी इसके अंदर आता है। एक होता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और एक होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये तीनों भी इसके अंदर आते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स के ही पार्ट्स है। क्लियर हो गया आपको। बैंक रेट, जो आरबीआई आपको बैंक में लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो लोन देती है उसे कहते हैं MSF, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो रातों रात लोन देती है यहाँ पे आरबीआई बैंकों को। ओपन मार्केट ऑपरेशन आप सभी लोग जानते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना और उसे खरीदना, ये सारी चीजें होती हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आते हैं यहाँ पर तीन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मोरल सक्सेशन एंड क्रेडिट रेशनिंग। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितनी, किस चीज को मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट दी जाती है कि इस सेक्टर में आपको इतना देना है, इसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिए। पहला मोरल सक्सेशन, मोरल दबाव में जैसे अभी अगर हम देखते हैं कि एक नैतिक दबाव भी तो बना हुआ है। एक नैतिक दबाव आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस तरीके से बना हुआ है, कि आप लोगों को पैसा दीजिए, लोगों को लोन दीजिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डूब जाएगी। तो ये मोरल सक्सेशन होता है, नैतिक दबाव। क्लियर हो गया। क्रेडिट रेशनिंग, एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर यहाँ पे जैसे PSL किया गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो है कि लोन देने के लिए एक कुछ सेक्टर्स को यहाँ पे लेके आया गया, कैटेगराइज किया गया, जैसे एजुकेशन हो गया, फार्मर्स हो गए और MSME हो गए। इस तरीके से वेरियस सेक्टर्स यहाँ पे रखे गए हैं, जहाँ पे उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट में जो है होगा, उनको कुछ परसेंटेज जो लोन का होगा वो यहाँ पे देना होगा, जो कि 40% है। क्लियर हो गया। हमने इसको डिटेल में देखा है और डिटेल आर्टिकल्स को इसको डिस्कस किया है।
आई थॉट कि अब आपको ये सारे आर्टिकल्स जो हैं डिटेल में डिस्कस समझ में आ गए होंगे, हमने क्या क्या पॉइंट्स इसमें से डिस्कस किए हुए हैं, किस तरीके से जो है गवर्नमेंट ने जो थोड़ा सा भी आँख खोलने की ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत है कि हम हर एक पॉइंट के एंगल्स को देखें, यहाँ पे हर एक एंगल से चीज़ों को देखना स्टार्ट करें, सिर्फ ना उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और ना उसके नेगेटिव पॉइंट्स, बल्कि दोनों पॉइंट्स को हमको बैलेंस वे में देखते हुए चलना है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। साथ में वी नीड अ सोशल फिजिशियन, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जिस तरीके से एजुकेट किया जाता है हॉस्पिटल्स में, मतलब एक तरीके से डॉक्टर्स वगैरह की एजुकेशन होती है, तो वहाँ बताया गया है कि उनको सिर्फ एकेडमिक्स एजुकेशन दी जाती है, जबकि हमारे यहाँ ज़रूरी है, यहाँ पे ये इथिक्स में आप पॉइंट यूज कर सकते हैं। जब भी आप इथिक्स का आंसर लिख रहे हो और डॉक्टर से रिलेटेड जब भी कोई इशू आ रहा हो, तो वहाँ पे आप जरूर इस चीज़ को मेंशन करिएगा कि सोशल फिजिशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब किस तरीके से हमारे इंडिया में कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पैसों के पीछे भागना है। एक जो ये एक सिस्टम होता है एक मेडिकल का, तो यहाँ पे लोगों की जान बचाई जा सकती है, आपको यहाँ पे समझना है। लोगों की जान बचती एक बहुत बड़ा एक मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं एक पैशन होता है, इसको आपको फॉलो करना है। मतलब जो लोग भी एक पैशनेट हो कि आप इसके ऊपर काम करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों के लिए आप काम कर रहे हैं या इस तरीके से कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनको सिखाना चाहिए, इनको बताना चाहिए। साथ में सेकंड जो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से रोल जो है कि गांव में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, गांव गिराज के लोग, अब वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इतने ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं, तो उनसे आपको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उनको यहाँ आना है, समझाना है। सोशल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है और आप नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं इन जो छोटे छोटे, देखिए एक एक पॉइंट है जिनके नोट्स आप चाहें तो एक बार माइंड में ही रख लीजिए। एक जो सिंपल से पॉइंट्स हैं, बस रिकॉल करना है आपको। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं सही टाइम में तो बेस्ट एंड बेस्ट है, आप अच्छे से सारे आंसर दे पाएंगे। बस यही सारी चीज़ थी इसके अंदर। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या निकल के आएगा। देखिए अकॉलस रिस्पॉन्स, यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर की इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम में जा रही है। अब यहाँ पे बताया जा रहा था कि लॉकडाउन की वजह से क्या हो रही है। देखिए आर्टिकल्स में जो भी इन्होंने लिखा है मधुरिका शंकर जी ने, तो इनके व्यू पॉइंट है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि लॉकडाउन तो लगा दिए, चलो अच्छी बात है लॉकडाउन लगा दिए यहाँ पे, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले ओवर 80% ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है। तो 80% से ज़्यादा जो माइग्रेंट्स वर्कर थे वो जो अलग अलग जगह पे रह रहे थे, वल्नरेबल पीपल थे सेक्टर्स के अंदर, अलग अलग कंस्ट्रक्शन के काम में कुछ लगे हुए थे, कुछ कहीं लगे हुए थे, इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर लगे हुए थे। तो उनकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए, तो उनको घर तक सही तरीके से पहुंचवाना चाहिए था। जब आपको पता है कि ये लॉकडाउन बहुत लंबा चलने वाला है और सभी लोग जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन एक तरीके से देखने को मिल रहा है। किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स उनका वायलेट हो रहा है, आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट उनका किस तरीके से उनके राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है, एक तरीके से उनको सही इकोनॉमिक कंडीशन नहीं मिल पा रही है। और साथ में वो जब वहाँ से पैदल जा रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि वो पैदल जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आपको एक तो या तो एक तरीके से बस चलवा देनी थी या कुछ भी इस तरीके से सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना था माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, कि उनकी जो ह्यूमैनिटी है इस ह्यूमैनिटी को बरकरार रखें। वो ऐसा ना हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि डेथ हो गई थी रेलवे ट्रैक्स के अंदर, माइग्रेंट वर्कर की जो डेथ हो गई थी। और बहुत तरीके से इस तरीके से जो है देखने को मिला था जहाँ पे क्रस्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा डार्क हाउस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने के, जो कि उनके राइट टू लाइफ ले लिया। अब देखिए उनकी लाइफ तो चली गई, अब उनका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन क्या करेगा, ये सारी चीज़ें को हमको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर एक कदम उठाना था, जो कि इंडिया ने नहीं उठाया। ये इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो इसको आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। देखिए द हिंदू के पेज नंबर 10 में यहाँ पे एक ये आर्टिकल आया है, तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट इसमें फंडामेंटल राइट की वायलेशन और एब्सोल्यूटनेस आंसरेबल की बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ में ही एक जो जब हम 12th आगे चलते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे फटाफट दिखा देता हूँ, इसके बाद हम फिर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया बताया गया है एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो ये क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो एमएसएमई का सेक्टर का
एमएसएमई के सेक्टर का क्राइटेरिया था वो चेंज हो चुका है। तो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ, तो एक बार और इसको हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट जो है हमारा दिया गया है आर्टिकल, ये देखिए एक जो राइट टू स्पीच है वो दिया गया है आर्टिकल 19 के अंदर। अब 19 के अंदर आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। तो इसके अंदर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि क्या रिस्ट्रिक्शन, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत। तो यहाँ पे याद रखना होगा कि हमारे जो ये फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी को कुछ भी कहीं पे लिखे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको समझना है। अब एमएसएमई सेक्टर देख लेते हैं हम। देखिए हमने फंडामेंटल राइट देखा है, तो अब हम सभी फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारे को मैं रिकॉल करवाऊंगा आपको। एमएसएमई सेक्टर के बारे में हम देखते हैं। देखिए पहले जो डेफिनेशन थी अब चेंज हो गई है, अब न्यू डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन एमएसएमई सेक्टर के अंदर माइक्रो जो इंडस्ट्री सेक्टर होता है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है अगर 1 करोड़ रुपये है या फिर टर्नओवर 5 करोड़ रुपये है, तो वो जो है माइक्रो के अंदर आएगा। पहले टर्नओवर नहीं लिया जाता था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिया जाता था। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों अलग अलग रखा जाता था, दोनों की अलग अलग थी। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों को एक साथ कर दिया गया है। एक साथ मतलब दोनों की क्राइटेरिया को साथ में रखा गया है कि जो इसका क्राइटेरिया है वही इसका क्राइटेरिया है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दो अलग पार्ट्स बनाए गए हैं, ये आपको समझना है। स्मॉल जो इंटरप्राइजेस है, स्मॉल इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ हो सकती है और टर्नओवर जो है, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोनों में से कोई भी एक हो या फिर कोई दोनों हो तो यहाँ पे स्मॉल का दर्जा मिल जाएगा। तो ये टर्नओवर जो है 500 करोड़ होना चाहिए। मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आई थॉट कि अब आपको याद होगा। इसमें आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, एमएसएमई से टोटल जो एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ 48% होता है और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है 29%। तो ये आपको याद रखना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चाइना जो है, चाइना से हमको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि जो डंपिंग पॉलिसी है एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन के रख रहा है कि जहाँ पे चाइना क्या करता है, बहुत सारे मटीरियल्स को हमारे यहाँ पे डंप कर देता है बहुत सस्ते। डंपिंग का मतलब होता है किसी भी मटीरियल को इतने सस्ते दाम में मतलब वहाँ पे भेज देना किसी दूसरी कंट्री के अंदर कि वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो सरवाइव ही ना कर पाए, उनके सामान जो है बिक ना पाए वहाँ पे, ये सारे मेजर्स लिए जाते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ फेस्टिवल्स की, कुछ जैसे कि होली आते हैं तो होली में कलर्स जो आते हैं, या फिर दिवाली के दिन आप देख रहे होंगे जो लाइट्स वगैरह आती हैं, जो छोटे छोटे लाइट्स आती हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स आती हैं, इतने टाइप्स के अलग अलग जो आते हैं डिजाइनिंग वगैरह, वो सभी क्या है, वो एक तरीके से यहाँ पे चाइना से ही माल आ रहा है। तो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, डंप हो रही है। अब चाइना क्या करता है कि पर्टिकुलर कंट्री की स्टडी करता है। अब चाइना ने बहुत स्ट्रेटेजिकली स्टडी करके रखा हुआ कि इंडिया के लोग जो है थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव के हैं, तो यहाँ पे क्या करता है, वो रिलीजियस चीज़ों को सेंटिमेंट बना के चीज़ों को डिलीवर करता है। इस तरीके से प्रोडक्ट की डिज़ाइन भी करता है कि हम लोग सेंटिमेंटल होकर उनके चीज़ों को खरीदने में मजबूर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखिए हम फटाफट अपने फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। यहाँ पे मैंने सारे फंडामेंटल राइट मेंशन करके रखे हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। जैसे आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 13 लॉ का डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा लॉ जो है अगर आपके फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बताएगा, तो ऑब्लिगेशन बताया गया है। आर्टिकल 14 देखिए मैं फटाफट रीड कर देता हूँ। एक चार्ट ये जो है आपके लिए है, जिससे आप रीड कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, इसलिए बनाया गया है। अगर आपको इन सभी फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में डिस्कशन करना है तो हम उसके लिए अलग से लेक्चर लेके आएंगे, जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है, जिसके अंदर मैंने 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक डिस्कस किए हुए हैं। तो स्टार्टिंग के आर्टिकल डिस्कस किए हुए हैं, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग को प्ले लिस्ट में जाके जरूर वो लेक्चर को जरूर से जरूर देखना है। देखिए 14 जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, 15 के अंदर डिस्क्रिमिनेशन मना है, 16 के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है आप कहीं भी कर सकते हैं, आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, अनटचेबिलिटी मना है 17 के अंदर, 18 के अंदर टाइटल्स मना है,
तो इस तरीके से आप एक एक वर्ड मैंने इसलिए रखा है कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जिनको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम जा रही, तो पहले वो क्या करें, जो मैं अभी लेक्चर लेके आऊँगा उसको अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को समझे, फिर अगर उनको याद नहीं हो रहा तो इस तरीके से वो एक एक वर्ड से आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, फंडामेंटल राइट उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 20 के अंदर कन्विक्शन और ऑफेंस दिया गया है। 21 के अंदर यहाँ पे राइट टू लाइफ दिया गया है। एक 21A इंसर्ट किया गया था, एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 22 के अंदर अरेस्ट एंड डिटेंशन दिया गया है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन आपको नहीं किया जा सकता है, अगर किया गया है तो आपको उसके यहाँ पे सारे चीज़ें बताई जाएंगी, क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के बारे में यहाँ पे मना किया गया है, आर्टिकल 23। हमने पहले भी देखा है कि ट्रैफिक और फोर्स लेबर के बारे में किस तरीके से आर्टिकल न्यूज़ में रहा है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फोर्स लेबर यहाँ पे मना है, बॉन्डेड लेबर। 24 के अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिल्कुल प्रोहिबिट है कि कोई भी चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, मतलब एक तरीके से बच्चों से एम्प्लॉयमेंट नहीं करवाई जाएगी, हजारडियस एक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है। आर्टिकल 25 के अंदर जो है रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में मेंशन किया गया है कि किस तरीके से वो अपने फ्रीडम ऑफ, उनके पास फ्रीडम है, आप जो रिलीजन को चाहे वो रिलीजन को मान सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप जिस तरीके से चाहें, आप गाना बजाना करके कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। टैक्सेस अगर आप कोई भी कर रहे हैं रिलीजियस एक्टिविटीज में, टैक्सेस आपको नहीं देने होंगे, ये याद रखना है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप कहीं पे भी ले सकते हैं, दे सकते हैं कहीं पे भी। तो ये जैसे कि आप लोग देखी होगी बहुत सारी कथाएं वगैरह चलती रहती हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्मों का सारी चीज़ें संकीर्तन वगैरह चलता रहता है। ये सारी चीज़ें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के अंदर आर्टिकल 28 के अंदर आ जाती हैं। आर्टिकल 29 के अंदर माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया गया है। आर्टिकल 30 के अंदर वो कोई भी अपना माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो बना सकते हैं, अपने अपने खुद के, उसे रेगुलेट कर सकते हैं। आर्टिकल 30 के अंदर उनको ये पावर दी गई। देखिए आर्टिकल 31 हमारा डिलीट हो चुका है, जिसके अंदर पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, अब इसे हटा दिया गया है। अब आर्टिकल 30 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें रिट इशू करता है अगर आपका कोई भी इनमें से फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या फिर इसका वायलेट हो रहा है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे रिट इशू करेगी। रेमेडीज रहते हैं यहाँ पे 5 टाइप्स के रेमेडीज हैं, आपको सभी रेमेडीज के नाम कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, कौन कौन से रिट्स इशू करती है। क्लियर हो गया, तो हमने 32 तक डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 33, 34, 35 ये भी सिंपल है। 33 के अंदर है आर्टिकल 33 जो हमारा पुलिस इंटेलिजेंस रिलेटेड है। पुलिस इंटेलिजेंस यहाँ पे कोई भी अगर जो फंडामेंटल राइट उनको यहाँ पे एक तरीके से कुछ उनके अलग इस तरीके से होते हैं कि उनको हटाया जा सकता, ऐसा नहीं कि वो कह देगा हम इस तरह की इतना काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा एक अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। आर्टिकल 34 के अंदर आर्मी जहाँ पे रूल रहता है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कुछ जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और 35 जो है आया रखना लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यहाँ पे लेजिस्लेशन किया जाता है टू गिव इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट को इफेक्ट देने के रिगार्डिंग हमें लॉ लेके आने की स्वतंत्रता है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमने डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं। सो कैसा रहा आज का लेक्चर, थोड़ा सा कम था आज, इंपॉर्टेंट न्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी हमने कोशिश किया है कि आपको चीज़ों को रिवाइज करवाया जाए, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके माइंड में रखा जाए, बताया जाए। तो हमने कोशिश करी है डिलीवर करने की। कैसा रहा लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है, और साथ में ही आपको जो PIV वाला जो हमारा लेक्चर आने वाला है उसको ज़रूर देखिए आप, बहुत कम लोग उसको देख रहे हैं, अभी कल ही एक आया लेक्चर आया हुआ है, तो उसको आपको जरूर से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अंदर हम MCQ भी डिस्कस करते हैं, साथ में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेक्चर को शेयर कर दीजिए, हर एक जगह फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बस लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने फ्रेंडों तक इसको पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।